कुछ ऐसा कर कमाल तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कोरोना के इस महासंकट काल में आप अपने घरों पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर इंजीनियर पी राज फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको 11th और 12th का नीट लेवल का केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट का दूसरा लेक्चर यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस। व्हाट? यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस। लेट्स स्टार्ट। यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस दिख रहा है आपको? क्या मतलब हुआ? मैटर में ना, इसमें क्या है, यूनिट सेल है और क्रिस्टल लैटिस है। तो एक दिमाग में ये बात आ जाती है कि क्या है, मतलब अजीब सा, सुनने में भी अजीब सा लग रहा है। हाँ, कोई चीज़ पहले अजीब लगती है जब तक हम उसको, कोई भी शहर हमको अनजान क्यों लगता है, कोई भी शहर हमको अनजान इसलिए लगता है कि कभी हम उस शहर में गए नहीं होते हैं। जैसे जैसे उस शहर में हमारा आना जाना शुरू हो जाता है वैसे वैसे हम उससे हमारी जान पहचान हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ भी हो जाएगा। अब क्या है कि टर्म आया हुआ है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि अ 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। क्या? रेगुलर, ध्यान रखना, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन ए स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। स्पेस कहने का मतलब क्या हुआ कि 3 डायमेंशनल हमारे जो पॉइंट्स हैं वो 3D में अरेंज हैं। 3D का मतलब क्या हुआ, हमारे एक्स वाई जेड हो गए, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसमें हमने मान लो कि इसको हमने एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया, इसको हमने क्या ले लिया, जेड ले लिया। तो हमारे जो पॉइंट्स होंगे इस तीनों डायरेक्शन में अरेंज होंगे, एक्स में, वाई में, जेड में। 1D 2D 3D पढ़ा तो है आपने। 1D का मतलब एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, 2D का मतलब कि एक्स और वाई में 2 डायरेक्शन में चल रहे हैं, और 3D का मतलब एक्स वाई जेड यानी कि तीनों दिशाओं में चल रहे हैं। आई बात समझ में? तो हमारे यहाँ जो पॉइंट्स का अरेंजमेंट होगा वो 3 डायमेंशनल होगा। करके देख लेते हैं। अगर मान लो कि हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, फिर यहाँ पे भी हमने क्या किया, 3 पॉइंट्स ले लिए, मिला दिया हमने, इसको मिला दिया हमने। ये 3D में अरेंजमेंट हुआ कि नहीं? आगे तक और भी हम पॉइंट्स ले करके, और कैसा होना चाहिए, रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। और इसी क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जो बार बार रिपीट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। जैसे कोई दीवार में आप देख लो, दीवार की सबसे बेसिक यूनिट, एक वेल डिफाइंड यूनिट जो बार बार रिपीट होती है, क्या है वो? है आपका ईंट, है कि नहीं है? एक ईंट को बार बार हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पे सजाते रहते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, एक्स में, वाई में, जेड में, अलग अलग दीवारों को जब करते हैं तुम्हारी पूरी बिल्डिंग मिल जाती है। मिल जाती कि नहीं मिल जाती है? ठीक है, तो वही हमारा, जिस तरह दीवार को बनाने के लिए एक ईंट हमारा बार बार रिपीट होता है, उसी तरह हमारे क्रिस्टल लैटिस को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, यूनिट सेल। यूनिट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर लाइक ईंट। ओके, आई बात समझ में? अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये फिगर है हमारा, ये जितने सारे पॉइंट्स हैं, देखो एक्स में, वाई में, जेड में, ये पॉइंट्स का अरेंजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? 3 डायमेंशनल में इस पॉइंट का अरेंजमेंट है कि नहीं है? है। ये सारे पॉइंट्स क्या मिलके क्या बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। और इसमें एक छोटा सा पोर्शन, थोड़ा सा डार्क यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो दिख जाएगा। ये जो छोटी यूनिट है ये बार बार रिपीट हो रही है। क्या? ये बार बार रिपीट हो रही है। इस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यहाँ पे दिया आपका, देखो यहाँ पे आपका जो पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स हैं, जितने सारे पॉइंट्स हैं सब क्या कहलाते हैं, लैटिस पॉइंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लैटिस पॉइंट। और जो पूरा क्रिस्टल बनाया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है,
और ये छोटा सा पोर्शन जो बार बार रिपीट हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। तो यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट्स, यानी वो सारे पॉइंट्स जो 3 डायमेंशन में रेगुलरली अरेंज किए गए हैं, उस हर एक पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हर एक पॉइंट को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड्स। ठीक है, आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब देख लो, इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हमारे यूनिट सेल को मेजर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो हमारे पास पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल जो है वो 6 होते हैं। कौन कौन? 3 एजेस और 3 इंटरफेशियल एंगल्स। इंटरफेशियल एंगल्स वो जो एजेस हमारे होते हैं, 3 एजेस जो हमारे होते हैं, उनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है? हमारा इंटरफेशियल एंगल्स कहलाता है, जिसको हम लोग अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करते हैं और एजेस को ABC से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे ये क्रिस्टल लैटिस। आप देखिए क्या दिख रहा है इसमें? इसमें आपको एक रेड कलर का ये स्मॉलेस्ट पर्सन, अभी हमने फिगर में देखा भी था। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये आपका यूनिट सेल है। ये सारे पॉइंट्स जो दिख रहे हैं, सारे पॉइंट्स क्या हैं? ऐसा नहीं कि जिसको मैं टिक नहीं कर रहा हूँ पॉइंट्स नहीं, सारे पॉइंट्स क्या हैं? ये सारे के सारे लैटिस पॉइंट है, या इनको हम लोग और क्या बोलते हैं? लैटिस साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिस साइड भी बोलते हैं, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड बोलते हैं। देखो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है लैटिस पॉइंट, सारे के सारे लैटिस पॉइंट है। किस क्रिस्टल के? ये जो सारा आपका क्यूब जो दिख रहा है, ये सब आपका क्या है? ये सारा का सारा आपका क्या है? क्रिस्टल लैटिस है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए, अब ये थोड़ा सा पैरामीटर्स हम जो यहाँ पे देखो, आपको थोड़ा सा फिगर दिख रहा होगा यहाँ पे। ये आपका एक डायरेक्शन ऊपर हो जाता है, एक डायरेक्शन आपका इधर हो जाता है और एक डायरेक्शन आपका इधर आ जाता है। ठीक है, इसको हमने ले लिया x, इसको हमने ले लिया y और इसको हमने ले लिया z। 3D में हो गया कि नहीं? अब x पे हमने क्या ले लिया? x पे हमने a को ले लिया और y पे किसको ले लिया? b को ले लिया। तो ऑब्वियसली हम लोग c को किस पे ले लेंगे? z पे ले लेंगे। अब इसके बीच 3 एंगल्स हैं, अल्फा, ठीक है, बीटा और ये गामा। ध्यान से देखना, 3 एजेज हैं कि नहीं है? और हर 2 एज के बीच में एक एंगल है, यानी कि हमारे 3 एंगल्स हो गए। ये हमारे यूनिट सेल के पैरामीटर कहलाते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि हमारा यूनिट सेल कैसा होगा, यूनिट सेल के टाइप कितने होंगे। ये सारे पैरामीटर्स हमको डिसाइड करते हैं। अब हमको याद कैसे रखना है इसको? बिल्कुल, आज से अल्फा और ए, तो ए की डायरेक्शन में ए के सामने वाला हमारा एंगल क्या हो जाएगा? ए के सामने वाला एंगल हमारा अल्फा हो जाएगा। इसी तरह बी के सामने वाला एंगल हमारा बीटा हो जाएगा। और तो बच गया सी, तो सी के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा? हमारा गामा। इसको याद कैसे रखते हैं? अल्फा जो हैगा, अल्फा ये किसके बीच का एंगल होगा? देख लो, ए के सामने है, यानी कि बी और सी, बिटवीन बी एंड सी के बीच में हो जाएगा। बीटा किसके बीच का हो जाएगा? बीटा हमारा हो जाएगा किसके बीच? देख लो यहाँ पे, ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी हो गया। गामा, गामा देखो सी के सामने है, तो ए और बी के सामने, गामा किसके सामने हो जाएगा? किसके बीच का एंगल हो जाएगा? ए एंड बी के बीच का एंगल हो जाएगा। आई बात समझ में? अरे आई, बोलो यस नो? यस। चलिए, अब दिख रहा होगा जैसे हमको यूनिट सेल को मेजर करने के लिए उसके पास 6 पैरामीटर थे। क्या क्रिस्टल लैटिस में ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं? बिल्कुल हैं। हमने आपको बता भी दिया था कि इसमें भी 3 बातों को ध्यान रखना पड़ता है। जब हम ये क्यू बनाते हैं, जब हम कोई क्रिस्टल लैटिस तैयार करते हैं, ठीक है, तो इसमें जितने भी पॉइंट्स को हम लोग 3D में अरेंज करते हैं, मिलाते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? क्रिस्टल, सारे के सारे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड। तो इसमें कितने हैं? इस क्यूब में हमारे 8 कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, और हर कॉर्नर पे हमारे एटम्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं? एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल। पहले भी मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था। जो लोग पहला लेक्चर नहीं देखे थे वो बिल्कुल देख लेंगे,
इससे ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, ये जो सारे के सारे आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बोला सर काउंटिंग कर, काउंटिंग नहीं कर रहा, मैं दिखा रहा हूँ कि क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं। अब हमारे बहुत सारे इस जो क्यूब का हम लोग बहुत जगह यूज करने वाले हैं, इसलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको रखनी होगी। इसमें आपके कितने 8 कॉर्नर्स होते हैं, क्या आपके 8 कॉर्नर्स होते हैं और 6 फेसेस हैं आपके किसी क्यूब में, और 12 क्या होते हैं, 12 एजेज होते हैं। ठीक है, ये आपके क्यूब में होते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इसका हमको यूज करना है। तो ये पहला इसमें पॉइंट कर रहा है, ए पॉइंट आपका कह रहा है कि ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस, ईच पॉइंट्स इन ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। क्या लैटिस पॉइंट, हर एक पॉइंट क्या कहलाता है, या तो लैटिस पॉइंट कहते हैं या लैटिस साइड कह लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात बी, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच में बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन। अभी जितने ये सारे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिख रहे हैं, जो लैटिस आपके साइड दिख रहे हैं, इस पे कोई ना कोई क्या होगा, कोई ना कोई आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा। होगा कि नहीं होगा, यस नो बोलो, होगा। ठीक है, अब तीसरी बात क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन से मैंने ज्वाइन करा है, करा ही नहीं करा, बताओ, करा है। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने के बाद हमको क्या मिला, ज्योमेट्री मिल गया, किसका, क्रिस्टल लैटिस का, हमको इससे ज्योमेट्री मिल जाता है। ठीक है, तो पहली बात की 3 बातों को इसमें ध्यान रखना है, क्या क्या, पहला में हमको लैटिस साइड और लैटिस पॉइंट, दूसरे में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या करते हैं, ऑक्यूपाई, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो लैटिस साइड को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, और तीसरा कि हमको जब स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, ज्योमेट्री ऑफ लैटिस मिल जाता है। आई बात समझ में। पहला हमने ये कहा कि जो ईच पॉइंट इन लैटिस इज कॉल्ड, ये जो हमारा क्रिस्टल लैटिस दिख रहा है, इसमें जितने सारे पॉइंट्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड। क्या, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड बोलते हैं। और हर एक, प्रत्येक आपका लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड एक एटम्स को, एक आयन को या एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, कि जब हम इस लैटिस पॉइंट को, इस लैटिस साइड को जब स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, तब हमको क्रिस्टल लैटिस का ज्योमेट्री मिल जाता है, उसका शेप मिल जाता है। आई बात समझ में, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अरे आई, चलो नेक्स्ट। अब फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने लोग बिल्कुल एक्टिव हैं। पहला क्वेश्चन है, ईच लैटिस पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस, ईच लैटिस पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट ऑन कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स विच में बी, ऑप्शन ए एटम, बी मॉलिक्यूल, सी एनायन, डी ऑल। आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, आपके जो लैटिस पॉइंट्स हैं, लैटिस पॉइंट इन ए क्रिस्टल आपके कम से कम एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके क्या होंगे, कौन सा होगा, फटाफट आंसर करके बताओ। वाह क्या बात है, बहुत एक्टिव हो, सबके आंसर आ रहे हैं। हमने पहले लेक्चर में भी इसको बताया था, क्या होंगे हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम भी होते हैं, आयन भी होते हैं और मॉलिक्यूल भी होते हैं। बिल्कुल, तो आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में, आ रहा है मजा, अभी तो बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट, अब है हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल तो जान गए। अब यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं? यूनिट सेल हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक हमारा प्रिमिटिव और दूसरा
सेंटर यूनिट सेल। पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा सेंटर यूनिट सेल। प्रिमिटिव सेल को हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसमें सेंटर्ड, नाम में ही सेंटर्ड है, तो हमारे पास ये तीन तरह के, फर्दर इसको क्लासिफाई कर देते हैं तीन ग्रुप में। तब में सेंटर 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 है कि नहीं? सब में सेंटर सेंटर लगा हुआ है ना, यानी सेंटर से इसका कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा? अब क्या होता है, मैं फिर से क्यूब ड्रॉ करता हूं आपको। चलो, ये हमारा हो गया क्यूब, हो गया। चलो, मैं इसके कॉर्नर पोजीशंस पे, सारे के सारे कॉर्नर पोजीशंस पे, जो कि हमारे क्या हैं, लैटिस पॉइंट है कि नहीं है, मैं एक एटम्स को या आयन को, मॉलिक्यूल को दिखा देता हूं। अब जो ये सारे के सारे कॉर्नर पोजीशन ऑक्युपाई हुए हैं, तो इस तरह का अगर कोई सेल हमको दिखेगा तो ये हमारा कौन सा सेल कहलाएगा? प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या? प्रिमिटिव और कब? जब हमारे क्यूब के सिर्फ कॉर्नर पोजीशंस पे एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल होंगे या आयन होंगे, तब क्या कहलाएगा? प्रिमिटिव। लेकिन इसके अलावा और भी तो सेंट्रल पार्ट्स हैं। कौन कौन? सेंटर कहाँ कहाँ हो सकता है? एक तो इसका बॉडी सेंटर हो सकता है, दूसरा फेस सेंटर हो सकता है। अगर बॉडी के बीचों बीच अगर तुम्हारा कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है तो बिल्कुल वो बॉडी सेंटर हो जाएगा। आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है, बस यहाँ पे जान लो थोड़ा सा। और अगर फेस, हमारे क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6। तो हर एक फेस पे अगर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहता है तब क्या होगा? वो फेस सेंटर। और तीसरा एंड सेंटर। ये जबरदस्ती वाली बात हो गई। अब फेस सेंटर हो ही गया, बॉडी सेंटर हो ही गया, तो फिर अब कौन सा सेंटर बचा हुआ है? अब क्या करते हैं, हम जबरदस्ती वाली बात कर लेते हैं, एक अपोजिट फेस की बात कर लेते हैं। एक फेस ऊपर और एक फेस नीचे, एक फेस लेफ्ट तो एक फेस राइट। आई बात समझे? अगर एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, टू अपोजिट फेसेस के सेंटर पे अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके रहते हैं तो वो कहलाएगा एंड सेंटर। तो हमारे पास तीन तरह के सेंटर यूनिट सेल हो गए। पहला बॉडी सेंटर यूनिट सेल, दूसरा फेस यूनिट सेंटर यूनिट सेल, तीसरा एंड सेंटर यूनिट सेल। आई बात समझ में? अरे आया, आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बिल्कुल आएगा। चलो आप पढ़ते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। आ गई ना बात? पहला प्रिमिटिव, नाम लेते ही पता चल जा रहा होगा क्या, कि ये इसमें सिर्फ कॉर्नर पोजीशंस पे ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। जो हमारा क्यूब दिख रहा है ना, उसके सिर्फ कॉर्नर पोजीशंस अगर आपके कंस्टिट्यूएंट से ऑक्युपाई हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, मेरा नाम है लखन। चलो देखो, थोड़ा सा एनर्जेटिक होना जरूरी है ना? सो जाओगे तो फिर वही कहेंगे कि क्या बात है, क्या बात है, बड़े खामोश बैठे हैं, बात दिल पे लगी है या दिल लगा बैठे हैं, दोनों बातें हो सकती है ना। चलो, तो हम लोग पढ़ेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको एक और नाम से हम लोग बोलते हैं, बताया क्या? सिंपल क्यूबिक। क्या? सिंपल क्यूबिक, दोनों नाम से बोलते हैं इसको, सिंपल क्यूबिक, ठीक है। इसमें हमारे क्या होते हैं? इसमें हमारे कॉर्नर पोजीशंस पे ही हमारे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं। आई बात समझ में? देख लो, देख लो, 8 कॉर्नर्स हो गए कि नहीं हो गए? अरे हो गए, दिख रहा है? इस क्यूब में सारे के सारे कॉर्नर, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं ना जी क्यूब में।
सिर्फ कॉर्नर पोजीशंस ऑक्युपाइड हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक। ये तो बात जान गए तुम लोग। अब हर एक कॉर्नर पे एटम का कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि एक कॉर्नर पे हमारे एटम्स का कितना शेयर है, दिमाग लगाओ, सोचो कितना होगा। देख लो इधर, ये जो हमारा क्यूबिक तुमको दिख रहा है, इसमें भी देख लो, इसमें एक फेस ऊपर है ना, पहला। चलो एक फेस यहां पे अगर रखेंगे हम, तो एक ये हो जाएगा, एक तो ये होगा, दूसरा इधर आ जाएगा, 1 2, जस्ट इसके बगल में इधर तीसरा आ जाएगा, इधर थोड़ा सा हम दिखा नहीं सकते, चौथा आएगा। इसको 3D में इमेजिन करना है, 3D में इमेजिन करना है। कैसे, मान लो एक ये तुम्हारा फेस है ना, ये वाला, तो इसको हम एक यहाँ पे और क्यूब ला के दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक क्यूब तो हमारा ऑलरेडी ये है पहला, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा। अब एक यहाँ हो गया दूसरा, तो एक तीसरा इसके सामने आएगा, फिर चौथा 2 के सामने आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारे इस पे 1 2 3 एक यहाँ पे 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो नीचे हमारे 4 हो गए, और जब 4 ये जो एटम होगा, ये जो हमारा एटम होगा, तो चारों तरफ से होगा, एक इसके बगल में दूसरा, फिर उन दोनों के बगल में तीसरा और चौथा हो गया। 4 जब हमारे नीचे क्यूब हो गए, तो 4 ऊपर भी तो क्यूब हो जाएंगे। तो ये जो एटम्स होगा, इस जो कॉर्नर पे एटम्स होगा, जो इस कॉर्नर पे एटम होगा, ये कितने क्यूब में शेयर होगा, 8। कितने में, 8। तो पर यूनिट सेल हमारे एटम कितने होंगे एक यूनिट सेल के लिए। देखो टोटल नंबर सब एटम क्या हो जाएंगे, 8 कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स हैं, और हर एक कॉर्नर पे हमारे एटम का कितना भाग शेयर हो रहा है, 8। यहाँ पे 1 8 हो गया, तो हमारा कितना हो गया, हमारे 1 एटम हो गया। यानी कि हमारे प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर्स ऑफ एटम कितने होंगे, 1। प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम होता है, क्योंकि 8 कर्नर्स होते हैं, हर एक कर्नर से एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। आई बात समझ में। तो इस तरह से हमारे प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 1। याद रहेगा। देख लो यहाँ पे, ये हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल है, सिंपल क्यूब है, का नाम सिंपल क्यूबिक भी हमारा यूनिट सेल हो जाएगा। अब देखो इसको दिखाएंगे हर पोजीशन पे जब हमारा एटम होगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक पीछे है नहीं देख सकते हैं, 3D है ना। चलिए इसको जब काटेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 8 क्यूब में शेयर हो रहा है कि नहीं, कॉर्नर एटम जो हो रहे हैं वो 8 क्यूब में शेयर हो रहा है ना। तो एक क्यूब में कितना हिस्सा आएगा, 8वां भाग मिलेगा। तो इस तरह से हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमारे एटम की संख्या कितनी होती है, 8। आई बात समझ में। नेक्स्ट अब हम देख पढ़ते हैं सेंटर यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव में हमारा सिंगल था, सेंटर में हम लोग 3 पढ़े थे। कौन कौन, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और इन सेंटर। थोड़ा सा डिफिनेशन इसका देख लेते हैं क्या। व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट अदर पोजीशंस इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर पोजीशन। कॉर्नर पोजीशन पे एटम तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उसके अलावा एटम और कहाँ रहेंगे, उसके या तो फेस सेंटर पे रहेंगे, या बॉडी सेंटर पे रहेंगे, या 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पे रहेंगे। तो हमारा 3 बनेगा इसमें से। कौन, अगर बॉडी के बीच बीच हमारा एटम रहता है तब क्या बनेगा, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अगर फेस पे रहेगा तो फेस के सेंटर पे रहेगा तो क्या बनेगा, फेस सेंटर यूनिट सेल। और 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पे रहेगा तब क्या बनेगा, इन सेंटर यूनिट सेल। आई बात समझ में। देखो यहाँ पे ये हमारा बॉडी सेंटर दिख रहा है आपको। बॉडी के ये तो 8 कॉर्नर आपके दिख रहे हैं, एटम से ऑक्युपाइड है। एक आपके बॉडी के बीचों बीच है, ये कौन सा एटम है, ये बॉडी वाला एटम है। ये फेस सेंटर देख लो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बॉडी
सेंटर्ड। ये क्या हमारा, ये फेस है, देख लो, एक फेस ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6 फेसेज हो गए। तो ये हमारा कौन सा हुआ, ये हमारा हो गया फेस सेंटर। क्या हो गया, ये फेस सेंटर यूनिट सेल हो गया। और ये देखो एक अपोजिट फेस, तो सबके कॉर्नर पोजीशन तो ऑक्युपाइड है ऑलरेडी, यहाँ भी देखो कॉर्नर पोजीशन ऑक्युपाइड है, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट फेस 1 और ये अपोजिट फेस 2, तो हमारा क्या हो गया, इन सेंटर हो गया। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? चलिए और फटाफट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। A unit cell having its constituent particles only at corner positions is called, क्या है? A unit cell having its constituent particles only at corner positions, सिर्फ corner positions पे अगर एटम रहेंगे आपके तो उस यूनिट सेल का क्या नाम होगा? फटाफट आंसर करके बताओ विद इन 5 सेकेंड, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ये पहला ऑप्शन है क्यूबिक यूनिट सेल। एक्चुअली ये क्या है, ये है सिंपल, यहाँ पे थोड़ा छूट गया, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बी क्या है, बी है आपका सेंटर यूनिट सेल, ठीक है, सेंटर यूनिट सेल। सी है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड डी इज ए एंड सी। ध्यान से देखना, क्या बात है, क्या बात है, आंसर की तो बिल्कुल लड़ी लगाते तुम लोग। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, आप बहुत अच्छे लोगों में से हैं जो इतने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है जब आप इतने एनर्जेटिक होते हैं, तो मेरे में ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है। चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए। चलिए आंसर लगभग आ गए सबके, बहुतों ने आंसर प्रिमिटिव कर दिया है, बिना सोचे समझे कर देते हो। थोड़ा चारों ऑप्शन पढ़ लो। क्या ये, मैंने कहा कि अ यूनिट सेल हैविंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली एट कॉर्नर पोजीशन, सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पे ही रहते हैं ना। और कॉर्नर पोजीशंस को क्या बोलते हैं, कॉर्नर पोजीशंस वाले यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव और सिंपल। तो दोनों तो ऑप्शन दिया हुआ है, किसको करोगे, ए करोगे सी करोगे। यहाँ देखो देखो ए एंड सी दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये होगा आपका प्रिमिटिव भी हो जाएगा और सी ये क्यूबिक भी हो जाएगा और प्रिमिटिव भी हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? चलिए अब हम पढ़ लेते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। बॉडी सेंटर में थोड़ा सा आ जाते हैं। बॉडी सेंटर में आपका जो एक एटम होगा, कॉर्नर पोजीशंस पे एटम तो रहते ही रहते हैं, मैंने बताया। मैं इस चीज को बार बार बता रहा हूं। अब आप कहोगे सर इतनी बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, तो मैं इतनी बार रिपीट करूंगा, इतनी बार रिपीट करूंगा और इतनी बार रिपीट करूंगा, यू कांट इमेजिन कि मैं कितनी बार रिपीट करूंगा। और तब तक रिपीट करता रहूंगा जब तक कि आपको याद ना हो जाए। याद करा के छोड़ूंगा, नीट क्वालिफाई करा के छोड़ूंगा आप लोगों को मैं, ठीक है। चलिए पढ़ लेते, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, टिक 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 हो गया बेटा, अच्छा। चलिए क्या है, when the constituent particles are present at corner position and center of the body position, बॉडी के सेंटर के बीचों बीच ये महाराज अंदर घुस के बैठे हुए हैं, ये बॉडी सेंटर वाले हैं। कॉर्नर पे तो ऑलरेडी हैं ही, तो जरा याद करो। अब वो मत कहना कि सर जरा याद करो, है ना, जरा याद उन्हें भी कर लो। चलिए अब यहाँ पे हमारे कॉर्नर पोजीशन पे कुछ एटम्स हैं, इनका भी इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन होगा, बॉडी सेंटर का भी होगा। तो बात आती है कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल में हमारे कितने एटम्स होंगे, काउंट कर लेते हैं। 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स एटम हो गए, इनका कंट्रीब्यूशन 1/8। कॉर्नर का हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 प्लस बॉडी में तो ऑलरेडी 1 एटम है कि नहीं है, तो कितने हो गए ये देखो, 1 एटम प्लस 1 एटम कितना हो गया, 2 एटम। देख लो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल।
हर एक सेल में, हर एक यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर में आपके नंबर्स ऑफ एटम जो होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। आई बात समझ में? देख लो कुछ इस तरह का बॉडी सेंटर हमारा, हम काटेंगे ना जब इसको तो ऐसे आ जाएगा बिल्कुल, इस फेसर को मिला देंगे ऐसे। चलिए ठीक है, होगा एक अंदर से चला जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें से ऐसे, आई बात समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारा आ गया फेस सेंटर, पढ़ लेते हैं। एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, याद रखना कॉर्नर पे, सारे के सारे कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट रह रहे हैं। सिर्फ चेंजिंग किस में हो रहा है? या तो बॉडी सेंटर पे, या फेस सेंटर में, या इन सेंटर पे। एंड द सेंटर ऑफ इच फेसेस, कॉर्नर पे तो रहते ही रहते हैं और हर फेस के सेंटर पे हमारे एटम्स रहते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? फेस सेंटर यूनिट सेल। क्या? व्हाट? फेस सेंटर यूनिट सेल। इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये सारे एटम्स हैं, काट देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। देखो यहाँ पे हर फेस पे ये फेस दिख रहा है, एक इधर, एक इधर, एक इसके बैक में, एक इसके बैक में, एक ऊपर, एक नीचे। कितने फेसेज हो गए? 3 तो तुमको दिख रहे हैं, और 3D में 3 तो नहीं दिख रहे हैं तुमको। इमेजिन कर लो, इमेजिन करो क्यूब का, अरे क्यूब तो तुम अच्छे से जानते हो। इमेजिन करो क्यूब के हर फेस पे, हर फेस के सेंटर पे एक एटम्स होगा। अब इसमें कितने एटम्स होंगे? हमारे फेस सेंटर यूनिट सेल में हमारे कितने एटम्स होंगे? इमेजिन करो। कॉर्नर पे तो होगा, तो कॉर्नर पे हमारे कितने कॉर्नर? 8 कॉर्नर्स। क्या हो गए हमारे पास? 8 कॉर्नर्स हो गए। हर एक कॉर्नर पे तुम्हारे एटम शेयरिंग होता है, वो 8 क्यूब में होता है, यानी कि उनका 1/8 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 6 फेसेज होते हैं। क्या होते हैं? 6 फेसेज हैं आपके, और फेस पे एक इधर फेस, ये अगर फेस है, यहाँ पे कोई एटम है तो इस फेस को ढकने के लिए एक ये फेस मिल जाएगा। तो एक एटम पे कितने लोग का अधिकार हो रहा है? कितने लोगों में शेयरिंग हो रही है? 2 लोगों में। यानी कि हमारा जो फेस सेंटर एटम होगा, हमारा जो फेस सेंटर एटम होगा, उसका कंट्रीब्यूशन हर एक फेस पे कितना होगा? एक यूनिट सेल के लिए हाफ हो जाएगा। क्यों? ये देख लो फेस, अगर इधर इसी साइड से कोई दूसरा क्यूब आके मिल जाता है तो ये तुम्हारा जो फेस सेंटर एटम है वो पूरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो हर एक फेस पे जो एटम का कंट्रीब्यूशन होता है एक यूनिट सेल के लिए कितना होता है? हाफ हो जाता है। तो कर लो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे 3 हो गए और यहाँ पे 1 हर बार आ रहा है, तो कितना हो गया? 1 + 3 कितना होगा? 4 एटम्स हो गए। कितने? 4। देख लो यहाँ पे 8, 1/8 + 6। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इन सेंटर पे, हालांकि इसको हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, थोड़ी सी जानकारी इन सेंटर का भी रखना हम लोग को, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है? पढ़ते हैं। एटम्स आर, एटम्स चलिए, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर पोजिशंस एंड सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस। आई ना बात? एनी 2 अपोजिट फेसेस, यहाँ पे 2 अपोजिट फेसेस दिख रहा है आपको, एक 1 और एक ये 2। बाकी आपके 8 कॉर्नर पे दिख रहा होगा 8 कॉर्नर। कॉर्नर पोजीशन ऑलरेडी ऑक्युपाइड है आपके, है कि नहीं है? बोलो यस और नो। है, बिल्कुल है, ठीक है? और एक हमारा हो गया फेस पे। तो फेस सिस्टम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है एक यूनिट सेल के लिए? आधा ही तो होता है। इधर से कोई फेस आके ढक जाएगा, ये ढक लेगा इसको, नीचे से इसको भी आके कोई ढक लेगा। तो फेस सेंटर का आइटम तुम लोग फेस सेंटर में भी देखे, क्या 2 क्यूब में शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है, ठीक है? अब इसमें काउंट कर लेते हैं। इसमें भी हमारे कितने एटम? 8 कॉर्नर्स हैं, और हर एक कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/8 प्लस 2 फेसेज हैं, 2 फेसेज हैं आपके, कंट्रीब्यूशन 1/2, 2 से 2 खत्म 1, यानी कि 1 एटम यहाँ हो गया
हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे भी 1 एटम हो गया। टोटल कितने एटम हुए? 2 एटम्स हुए। बोलो, अरे बोलो, हुए कि नहीं हुए? बोलो बोलो। तो तीनों हमारे हो गए। प्रिमिटिव में हमने पढ़ लिया। प्रिमिटिव में नंबर ऑफ एटम कितने आए थे? 1। सेंटर एटम में हमने तीनों पढ़ लिया। कौन कौन? बॉडी सेंटर कितने एटम्स आए थे पर यूनिट सेल? आपका 2, एक आपका बॉडी में और एक आपका कॉर्नर पोजीशन वाला। फेस सेंटर में कितने आए? 4 और इन सेंटर में 2 आ गए। याद रखना, हमारे न्यूमेरिकल में काम आएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन फटाफट आ गया। मजा आ रहा है? अरे वाह, क्या बात है, क्वेश्चन देख के मजा आ रहा है तुम लोग को, यानी बहुत अच्छे से पढ़े तुम लोग। देखना, सोडियम एंड मैग्नीशियम क्रिस्टलाइज इन BCC एंड FCC टाइप क्रिस्टल। BCC यानी बॉडी सेंटर, FCC घबराना मत, मैंने बताया नहीं था BCC FCC। हम बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, उसी को शॉर्ट फॉर्म में BCC बोलते हैं, और फेस सेंटर वाले को क्या बोलते हैं? FCC बोलते हैं। आई बात समझ में? चलो, तो आपके BCC और FCC में, BCC में कौन है? सोडियम, और FCC में कौन है? मैग्नीशियम। ये क्रिस्टलाइज होते हैं। अब देन द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल ऑफ देयर रेस्पेक्टिव क्रिस्टल्स। जो सोडियम क्रिस्टल बनाता है और जो मैग्नीशियम क्रिस्टल बनाता है, उसमें नंबर ऑफ एटम बताने आपको। फटाफट आंसर करो विद इन 5 सेकेंड। देखो देखो, ध्यान से देखो और बिल्कुल सही आंसर करो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। वाह, क्या बात है, इतना फटाफट। ऑप्शन है आपके पास 14 and 7, B 2 and 4, 4 and 2, 7 and 14। ध्यान से देखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, रेस्पेक्टिवली लगा हुआ है क्रमशः। जानते हो तुम लोग इसका मतलब? अगर मैग्नीशियम पहले, सोडियम पहले आया है तो इसका नंबर तुम लोग पहले लिखोगे। अगर मैग्नीशियम बाद में आया है तो उसका नंबर तुम लोग क्या बाद में लिखोगे। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है? इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? यस। चलो, वाओ, बहुत अच्छे। देखो यहाँ पे कि सोडियम किस तरह का पैकिंग, किस तरह का क्रिस्टल बना रहा है? BCC। और BCC में नंबर एटम कितने होते हैं? बॉडी सेंटर में कितना होता है? 2। मैग्नीशियम क्या बना रहा था? FCC। इसमें कितने हो जाएंगे? 4। ये तुम्हारा BCC हो गया, ये तुम्हारा FCC हो गया। अब बताओ, यहाँ पे 4 and 2 भी था, यहाँ पे 2 and 4 है, यानी बंटी सर जिंदाबाद है यहाँ पे, है कि नहीं है? हैं? मजा आ रहा है? ऐसे ही पढ़ते रहो, बहुत मजा आने वाला है। अब एक थोड़ा सा इसको ब्रीफली देख लेते हैं। क्या ये कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, हमने पढ़ लिया इसको ऑलरेडी। आप थोड़ा सा एक बार याद रखने के लिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम, कितना हर एक कॉर्नर पे आपके प्रिमिटिव सेल में होता था ना, कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1/8। कॉर्नर पोजीशंस पे हर एक कॉर्नर को आपके 8 क्यूबिक यूनिट सेल शेयर करते हैं। इसलिए वहाँ पे जो एटम्स होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, चाहे वो एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल जो भी हो, उसका शेयरिंग कितना होता है? उसका कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8 होता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर, बॉडी के बीचों बीच सिर्फ और सिर्फ एक एटम रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये एक ही होगा। फेस सेंटर पे आपके हाफ हो जाएगा, क्योंकि एक फेस को, जो फेस पे जो आपके जो फेस पे एटम्स रहते हैं, तो 2 फेसेस, उस कवर करने के 2 फेसेस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। तो वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। इसलिए फेस सेंटर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? वो हाफ, ठीक है, 1/2। यहाँ तक क्लियर है? अभी को सर आपने तो बताया ही नहीं, तो आया ही नहीं, तो बताएं कैसे? कैसे बताएं?
ना प्रिमिटिव सेल में आया, ना बॉडी सेल में आया, ना फेस सेंटर सेल में आया, ना इंड सेल में, मैं कैसे बताऊं? आएगा, आगे आएगा, बता भी देता हूं मैं। अब तुम एज सेंटर, एज एटम की बात कर रहे हो, तो जब हम ये क्यूब बना रहे थे ना, चलिए दिस आपके कॉर्नर पोजीशन ऑक्युपाइड हो गए एटम से, हो गया कि नहीं हो गया? आपने इसका पढ़ लिया, फेस सेंटर का पढ़ लिया, बॉडी सेंटर का पढ़ लिया। आपके जो ये स्ट्रेट लाइन मिली हुई ना, स्ट्रेट लाइन, ये आपके एजेज होते हैं। मैंने कहा था कि ज़रूरत पड़ेगी आपको, इसलिए आप याद रखें कि एक क्यूब में कितना कॉर्नर होता है? 8, फेसेज कितने होते हैं? 6, और एजेज कितने होते हैं? 12। आगे नहीं एजेज की बात, अगर 12 एजेज हो रहे हैं, ध्यान देना, 12 एजेज हैं आपके, 12 एजेज हैं। आपने घर देखा है ना, आपके घर के बगल में भी एक घर होता है, आपकी जो दीवार होती है वो आपका, वो फेस, अगर मान वो आपका फेस है, उस दीवार से अगर दूसरे घर की दीवार जुड़ी हुई है तो उसमें जो आपका एटम होगा वो तो फेस सेंटर एटम हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो दो दीवारें जहाँ पे मिली होती है ना, वो आपका एज होता है। तो आपका वो दीवार, बगल वाले घर का जो दीवार होगा, वो दोनों एक फेस पे आ जाएंगे। तो वो जहाँ पे मिलेंगे ना, जहाँ पे, वहाँ पे आपका भी छत होगा और उस घर का भी छत होगा, और वो बीच की अभी दीवार होगी कि नहीं होगी? और फिर उसी दीवार से नेक्स्ट फ्लोर के लिए ऊपर दीवार जाएगी। कैसे? आपका मान लीजिए अगर इसके बगल में भी एक घर होता, यहाँ पे होता, ठीक है, तो ये 3 हिस्सों में बट रहा है कि नहीं, और एक ऊपर भी चला जाता। यहाँ पे अगर कोई एटम होता तो इसके बगल में एक ये, एक इसके जस्ट ऊपर 2, तो आपके एज का जो एटम होगा वो 4 क्यूबिक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट होगा, 4 लोगों का उस पर अधिकार होगा, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है। आई बात समझ में? अरे आ गई, बोलो आगे चलो। नेक्स्ट, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजरे जाना है। मजा आ रहा है? ऐसे ही हमको केमिस्ट्री में दिल लगाना है, अपने प्यार को बढ़ाना है, ठीक है। अब इतनी सारी बातें सीख लेने के बाद हमको क्या डिस्कस करना है? प्रिमिटिव यूनिट सेल्स एंड ब्रेवियस लैटिस, ठीक है। आपका हेडिंग दिख रहा है? प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं और ब्रेवियस लैटिस क्या है? ब्रेवियस तो नाम से दिख रहा होगा, मैं इसको बताऊंगा आपको, थोड़ा सा आप धैर्य कायम रखें, ठीक है। हमारे जो प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी जिसके कॉर्नर पोजीशंस को ही एटम ऑक्युपाई करते हैं, वो कितने तरह के होते हैं? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। कितने? 7 जो वेरिएशन होते हैं। तो ये हमारे 7 प्रिमिटिव सेल अलग अलग वेरिएशन होने की वजह से कितने लैटिस दे पाता है हमको? 14 लैटिस, क्रिस्टल लैटिस हमको मिल पाता है। नेचुरली हमारे पास 14 क्रिस्टल लैटिस हैं। इसको सबसे पहले ब्रेवियस साहब ने बताया था, इसलिए इनके नाम पे इसको ब्रेवियस लैटिस बोल दिया गया, ठीक है। हमारे 7 कौन कौन है? ये आपका पहला आता है क्यूबिक, क्यूबिक। दूसरा आता है टेट्रागोनल, तीसरा हो गया ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, चौथा क्यूबिक हो गया, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, सिक्स हेक्सागोनल, 7 आपका हो गया रोम्बोहेड्रल, रोम्बो हेड्रल। आगे मैं डिस्कस करूंगा इसको। और इसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल। हमारे पास 7 प्रिमिटिव सेल हैं, ठीक है, जिसमें वेरिएशन होने के बाद से हमारे पास
14 क्रिस्टल लैटिस मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। ठीक है, रोम्बोहेड्रल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल भी बोलते हैं। तो ये 3D में स्ट्रक्चर आपको दिए गए हैं, जिस पे हमको 1 बाय 1 डिस्कस करना है। करना है कि नहीं करना है? करना है। देखो देख लो यहाँ पे क्या हुआ, दिमाग के पत्ते गोल, बहुत तेजी है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने जितने लैटिस की बात की, जितने मैंने प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात की, कितने हैं? 7। तो 7 है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है आपको। इसमें आपके जो पैरामीटर्स थे यूनिट सेल के, एज लेंथ और एंगल्स, आपके इंटरफेशियल एंगल्स या एक्सियल एंगल्स, इनमें वेरिएशन होने की वजह से देखो यहाँ पे एक क्यूबिक यूनिट सेल में आपको कितने मिल रहे हैं? प्रिमिटिव मिल रहा है, बॉडी सेंटर मिल रहा है और फेस सेंटर मिल रहा है। तो आपको इसमें कितने मिल रहे हैं? इसमें आपको 3 मिल रहे हैं। ठीक है, आपको टेट्रागोनल में देख लो, टेट्रागोनल में कितने मिल रहे हैं? 2, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर, इसमें आपके 2 मिल रहे हैं। ऑर्थोरोम्बिक में प्रिमिटिव भी, बॉडी सेंटर भी, फेस सेंटर भी, इन सेंटर भी, यानी इसमें हमको कितने मिल रहे हैं? इसमें हमको 4 मिल रहे हैं। हेक्सागोनल में यहाँ पे ई छूट गया है। ठीक है, ये कितना मिला है? 1 मिल रहा है। फिर रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल में इसमें भी हमको 1 मिल रहा है। चलिए, मोनोक्लिनिक में भी हमको 1 ही मिल रहा है, नहीं 2 मिल रहा है। मोनोक्लिनिक में हमको कितना मिल रहा है? 2। कौन कौन? प्रिमिटिव और इन सेंटर। ट्राइक्लिनिक में 1, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 5 4 9 10 11 12 13 14, टोटल कितना हो गए? टोटल हमारे हो गए 14 ब्रेवियस लैटिस हमको मिल गए। ठीक है, मिल गए। इसमें क्या डिफरेंस होता है? जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है, इसमें हमको जो एजेस लेंथ होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं, ए बी और सी तीनों बराबर, और हमारा एंगल्स भी बराबर होता है, अल्फा बीटा गामा। आप लोग जानते हैं, मैंने पहले बता दिया था अल्फा किसके बीच का एंगल है। ठीक है, बीटा किसके बीच का है, गामा, ये आपको मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमको डिस्कस करना है कि कितने वेरिएशन हो रहा है हमारे यूनिट प्रिमिटिव यूनिट सेल में, कितने वेरिएशन हो रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हेक्सागोनल में हमारा प्रिमिटिव है, और हेक्सागोनल कब होता है? जब 2 साइड ए और बी बराबर होते हैं और सी बराबर नहीं होता है। लेकिन अभी भी एंगल आपका कितना है? अल्फा भी, बीटा भी, गामा भी, सब बराबर है, किसके? 90 डिग्री के। फिर ऑर्थोरोम्बिक देख लो, इसमें आपका चारों मिलता है, प्रिमिटिव भी मिलता है, बॉडी सेंटर भी, फेस सेंटर भी, इन सेंटर भी, सब मिलता है। इसमें क्या डिफरेंस है? इसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता, ना तो ए, ना तो बी, ना तो सी, तीनों साइड में से कोई साइड इक्वल नहीं होता है। और एंगल की बात करें तो एंगल अभी भी आपका क्या है? अल्फा बीटा गामा बराबर है और 90 डिग्री बराबर है। यहाँ से यहाँ तो कोई चेंजिंग नहीं है, नो चेंज इन देयर एंगल्स। ठीक है, सारे के सारे एंगल्स बराबर हैं, और किसके बराबर है? 90 डिग्री भी बराबर है। लेकिन इनके सिर्फ साइड में वेरिएशन हो रहा है। पहले में क्यूबिक में तीनों साइड्स बराबर थे, टेट्रागोनल में क्या हुआ? ए और बी बराबर है, 2 साइड बराबर, तीसरा बराबर नहीं हुआ। और ऑर्थोरोम्बिक में तीनों में कोई साइड बराबर नहीं हुआ। अब चलते हैं हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल में 2 साइड बराबर होते हैं, तीसरा साइड बराबर नहीं होता है। एंगल में अल्फा और बीटा 90 डिग्री के बराबर होते हैं और गामा 120 डिग्री के बराबर होता है। रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल में आपका सिर्फ प्रिमिटिव मिलता है। इसमें तीनों साइड बराबर तो होते हैं, तीनों साइड आपके बराबर तो होते हैं और एंगल भी बराबर होते हैं, लेकिन तीनों एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। किसमें? रोम्बोहेड्रल, जिसको ट्राइगोनल भी हम लोग बोलते हैं। अब मोनोक्लिनिक में आपका कोई भी साइड बराबर नहीं होता है, तीनों साइड में से कोई साइड बराबर नहीं है, लेकिन अल्फा एंगल्स में अल्फा और गामा बराबर होते हैं, 90 डिग्री के आपस में बराबर होते हैं और 90 डिग्री के बराबर होते हैं, लेकिन बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। ठीक है, लास्ट वन इज ट्राइक्लिनिक में ट्राई तीनों, ना तो तीनों एंगल साइड्स बराबर हैं इसके, ना ही तीनों इसके
एजेस बराबर हैं और ना ही इसके तीनों एंगल बराबर है। तीनों एंगल बराबर भी नहीं है और 90 डिग्री का भी बराबर नहीं है। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, ये 14 वेरिएबल्स लैटिस हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्यूबिक में देख लो, बिल्कुल क्यूबिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर मिल रहा था ना। ठीक है, टेट्रागोनल में देख लो, दो तुम्हारे सिंपल टेट्रागोनल और बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। टेट्रागोनल कहाँ है, यहाँ पे प्रिमिटिव। ठीक है, सिंपल कर लो, प्रिमिटिव कर लो, बात एक ही है। ऑर्थोरम्बिक में चारों देख लो, ऑर्थोरम्बिक यहाँ पे साइज बराबर नहीं था ना, तीनों में कोई साइज बराबर नहीं था, यहाँ भी नहीं है। अल्फा बीटा गामा अभी भी 90 डिग्री देख लो, ये तुम्हारा ऑर्थोरम्बिक हो गया। मोनोक्लिनिक में हमारे दो है, प्रिमिटिव है और इन सेंटर है। तो देखो यहाँ पे ये प्रिमिटिव हो गया और ये इन सेंटर हो गया। बेस सेंटर दिया हुआ है, बेस सेंटर या इन सेंटर। ठीक है, अब किस में आते हैं, अब आते हैं रोम्बोहेड्रल में। रोम्बोहेड्रल में कितना था हमारा, प्रिमिटिव था, तो रोम्बोहेड्रल में प्रिमिटिव हो गया। हेक्सागोनल में प्रिमिटिव था, एक था, है ना, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो गया। अब बचा ट्राइक्लिनिक, ना तो साइड बराबर है और ना ही एंगल्स कोई बराबर नहीं है। तो क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और ये जरा इनसे जान पहचान हो जाए। ये भाई हैं ब्रेवियर साहब, जिन्होंने आपको 14 क्रिस्टलाइसिस दिए, जिनके नाम पे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। ये क्या थे, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन, वाह क्या कमाल की बात है, मैथमेटिशियन और केमिस्ट्री में इनका योगदान। एक्चुअली ये लोग साइंटिस्ट लोग हैं, साइंस में हमारा सब आ जाता है ना, मैथ्स भी आ जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, चलिए तो देख लो इनको अच्छे से। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। चलो देखो, अब हम लोग खेलेंगे, आओ खेले खेल कबड्डी, आओ खेले खेल। केमिस्ट्री की कबड्डी में कबड्डी 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 हमने पढ़ लिया, हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो तुम्हारे मन में बात चल रही थी कि सर इतना सारा आपने कर दिया, क्यूबिक टेट्रागोनल, व्हाट दिस दैट, पता नहीं क्या क्या कर दिया आपने। ठीक है, याद कैसे रहेगा, मैं हूं ना। चलो, तो हमने क्या किया, केमिस्ट्री की कबड्डी में अक्सर क्या होता है, हर योद्धा बहुत ही तैयारी के साथ आया होता है। ठीक है, लेकिन सही समय पे, सही दांव पे जो सही टेक्निक लगाता है ना, जीत उसी की होती है। आई बात समझ में। तो हम भी ये थोड़ा सा दांव पेश, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ हम लोग लगाते चलेंगे, क्योंकि हमको भी नीट क्वालिफाई करना है और अच्छे स्कोर के साथ करना है कि नहीं करना, यस और नो, यस। चलिए तो देख लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सजा करके लिखते हैं। हम कैसे लिखते हैं इसको, देखो पहले हमने क्या लिखा है, पहले हमने लिखा है इसको क्यूबिक। क्यूबिक का क्यू ले लेते हैं, सी यू ले लेते हैं, ओके। टेट्रा का हम लोग क्या लेते हैं, टी ई ले लेते हैं। ऑर्थो का, ऑर्थोरोम्बिक का और, ठीक है, एमओ का, मोनोक्लिनिक का एम ओ, ट्राइक्लिनिक का टी, हेक्सागोनल का एच ई और रोम्बोहेड्रल में आर। जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है, दिख रहा है, देखो 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 क्या दिख रहा है, क्यूट मदर कितना सताती है, पास बुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। माँ माँ माँ, है ना, आ गई ना माँ, मदर। और कैसी मदर, क्यूट, क्यूट और मदर,
आ गए। देखो ये जो शब्द है ना, इसकी जो ममता है ना वो बहुत ही अनमोल है। इसलिए संसार में हमारी जो माँ है, या एक तो जन्म देती है और एक हमको पालती है। पालती तो हमारी जन्म देने वाली माता भी है, लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो हमारी धरती माँ है, धरती माँ हमारे देश की मिट्टी, ये भी हमारी माँ है, और एक माँ जिसने हमको जन्म दिया है। दोनों ही माँ हमको पालती हैं और इस ममता को हमको कभी कम नहीं होने देना है। ठीक है, चलिए आज इस ममता के कारण हमको एक और यहाँ पे टेक्निक मिल गया। देखो यहाँ पे क्यूट और मदर। ठीक है, माँ कितनी क्यूट होती है ना, होती कि नहीं होती है। आ गया। अब देखो इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा क्यूबिक, तो क्यूबिक में देखो हमने क्या किया, एज लेंथ को a बराबर है b बराबर c, तीनों बराबर है। एंगल में देखो तीनों बराबर है। फर्स्ट हम एज की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर अब देखो दूसरे में टेट्रागोनल में देखो, देखो क्या है, यहां पे a b के बराबर है, लेकिन यहां पे c बराबर नहीं है। नहीं ना है, नहीं है। अब ऑर्थोरॉम्बिक में देखो, अब तीनों में कोई बराबर नहीं है। ठीक है, हो गई बात, यहां से यहां तक चले। पहले में तीनों बराबर, दूसरे में c बराबर नहीं था, तीसरे में तीनों में कोई बराबर नहीं था। नीचे चलते हैं, a बराबर, फिर c बराबर नहीं है, फिर यहाँ पे कोई बराबर नहीं है, तो यहाँ से भी देखो ऊपर से एक, नीचे से भी एक, ये दूसरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, तो बीच में बचा क्या, ये भी बराबर नहीं है। बीच में जब बराबर वाले कोई ना a बराबर है, ना b बराबर है, ना c बराबर, कोई बराबर नहीं हुआ। याद रहेगा, आ रहा है ना मजा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अब देखो, अब इसकी बात हो गई। साइड तो हमको याद रखना है, किससे, क्यूट और मदर से हम लोग साइड एजेस को हम लोग याद रखेंगे। अब एंगल को कैसे याद रखना पड़ेगा, जो पहले ऊपर तीन थे ना, ये तीनों के तीनों अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा, जो तीनों एंगल सब बराबर है। और एक और मजे की बात है कि तीनों ही 90 डिग्री के बराबर हैं। आई बात समझ में, है ना। अब देखो, अब नीचे देख लेते हैं हम थोड़ा सा, यहां भी अल्फा बीटा गामा तीनों के बराबर तो हैं, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं है। हो गया। ऊपर से हम बराबर देख लेते हैं, जिसमें हम इस पर से देख रहे थे, नीचे कुछ सिमिलरिटी मिल रही है, मिल रही नहीं मिल रही, तो इसमें तीनों बराबर एंगल्स हैं और 90 डिग्री बराबर हैं। 3 1 और यहाँ तक आ जाएंगे, क्यूबिक तक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तो है, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं है, वो ऐसे भी याद रखना। ठीक है, अब देखो, अब हेक्सागोनल। ठीक है, वेरिएशन हो रहा है ना एंगल में। पहले हेक्सागोनल को हम लोग देख लेते हैं। गोनल, ग से गुणल और ग से गामा, यानी कि गामा में वेरिएशन कहाँ है, इसके एंगल में। हेक्सागोनल में गामा एंगल जो है 120 डिग्री है, और उसके बाद कौन, फिर बराबर कौन, अल्फा और बीटा बराबर है किसके, 90 डिग्री के बराबर। चल रहे हैं बराबर। चलो अब देखो तीसरे में, अब यहाँ पे हेक्सागोनल हो गया हमारा, तो अब किसमें वेरिएशन आ रहा है, अब देखते हैं। यहाँ देखो बीटा, अब एक वेरिएशन बीटा में आएगा। बीटा 90 डिग्री के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन अल्फा और गामा बराबर है किसके, 90 डिग्री। यहाँ भी देखो, यहाँ गामा 120 डिग्री के बराबर हुआ था, वेरिएशन हुआ था। यहाँ पे हमको किस में हो गया, मोनोक्लिनिक में। अब ट्राइक्लिनिक में, ट्राई में तीनों में कुछ भी बराबर नहीं होता, ना तो साइड और ना ही क्या, ना तो इसके एज लेंथ बराबर होते हैं और ना ही, और किसके बराबर नहीं, 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होते हैं। मजा आया, आई बात समझ में, अरे आया, बोलो या सर नो, नो आया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बाबू। तो फटाफट जिस घड़ी का इंतजार था वो करीब आने लगा ना जी, हमारे टॉपिक क्लोज हो गए। कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, कुछ और अपने कंसेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, है ना। A cubic structure is made of XY atoms where X atom is at the corner position। कहाँ है, X का पोजिशन क्या है, कहाँ पे रहता है, कॉर्नर पे, एंड Y is at the face center of the cube। बड़ी मजेदार बात है?
इनका पोजीशन पता करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ रहते हैं हम तो ढूंढ लेंगे, फेस सेंटर में, बॉडी सेंटर में, है ना, कहीं भी रहें, प्रिमिटिव में रहें, इन सेंटर में हम तो ढूंढ लेंगे। और हमको ये भी पता चल चुका है किस यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, उनका पोजीशन कहाँ होता है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जब आ रहे हैं, अच्छा चलो। बहुतों के जवाब रिप्लाई करने में देर हो रही तुम लोग को, कैलकुलेशन में। चलो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। बहुत लोग जवाब दे रहे हैं, सही दे रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आंसर को थोड़ा सा सस्पेंस में रखता हूं, और पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा क्लियर कर दूं। आपका जो एक्स एटम है वो कहाँ है, एक्स आपका कहाँ है, कॉर्नर पे। कहाँ है, कॉर्नर पे है। तो कॉर्नर पे होगा तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा बताइए, 8 × 1/8, यानी कि 1 एटम होगा कि नहीं होगा। और आपका y, x एटम इज एट द कॉर्नर पोजीशन ऑफ द क्यूब एंड y इज द फेस सेंटर। फेस सेंटर y कहाँ है आपका, फेस सेंटर पे है। y जो है किस पे है, फेस पे है। कितना कंट्रीब्यूशन होगा, आपके 6 फेसेज होंगे, और हर एक फेस पे कितना होगा आपका 3 एटम्स। अब x जो हो गया आपका, x आपका 1 हो गया, y कितना हो गया, 3 हो गया। कोई दिख रहा है, बहुतों ने जवाब सही दिया है। C इज द राइट आंसर, XY3। सिंपल कर लेते हैं ना, यहाँ पे 1 को हम जनरली नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग फटाफट। अ सॉलिड कंपाउंड contain XYZ in a cubic lattice with X atom occupying corner। कहाँ है X, कहाँ है आपका, कॉर्नर पे है। X एटम कॉर्नर पे आ गया। Y एटम इन द बॉडी सेंटर। X आपका मैं लिख देता हूँ, X कहाँ पे है, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। X कॉर्नर पे है। Y एटम इन द बॉडी सेंटर पोजीशन। Y कहाँ है, Y आपका बॉडी सेंटर पे है। और Z एटम एट द सेंटर ऑफ द फेसेज ऑफ द यूनिट सेल। वेरी गुड। Z कहाँ है, फेसेज पे है। फटाफट आंसर करके बताइए आप लोग। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए थोड़ा सा मैं समय आपको 10 सेकेंड दे देता हूँ, कैलकुलेशन है इसमें। आप 10 सेकेंड लिए और फटाफट आंसर करिए। देखता हूँ मैं कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोग। फटाफट। वाह क्या बात है, अरे यार तुम तो दिल खुश कर देते हो। बहुत अच्छे, आपके जवाब आने लगे, बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं। बहुत सारे लोग, आपका कैलकुलेशन बहुत स्लो है ना। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन होना चाहिए, आपसे होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन हो रहा है। और पता है ये जो मैंने क्वेश्चन दिया ना आपको, ये कई बार नीट में आपको पूछ चुका है। जिन्होंने बना लिया वो तो अपने आप को समझ रहे हैं, और जिन्होंने नहीं बनाया है उनको भी बनाना है, हिम्मत नहीं हारना। अभी आपको बहुत कुछ करना है, ठीक है। इतना जल्दी नहीं, आप ध्यान से सुनिए, हर एक लेक्चर को ध्यान से सुनिए, ठीक है। और अब तक जिन्होंने हमारे चैनल को 5 व्हील को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर दे। और हमारे हर एक वीडियो को, हमारे हर एक सब्जेक्ट के वीडियो को लाइक करें। हमारे अंदर और एनर्जी आती है कि और अच्छे से आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करें, क्योंकि आप नीट को अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई करें। चलिए कीजिए। वाह बहुत अच्छे, बहुतों ने सही आंसर किया है। चलिए देख लेते हैं। आंसर करने से पहले कैलकुलेशन मैं भी कर लेता हूँ, देखो कितना देर लगता है। एक्स को बोला कि कहाँ पे, कॉर्नर पे है। कॉर्नर का नाम आते ही 1 एटम। कितना, क्यों, क्योंकि तुम जानते हो ना
8 कॉर्नर्स होते हैं तुम्हारे, क्या होते हैं? थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ इसको बाबू। ओके, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ, ठीक है। आपके 8 कॉर्नर, फिर मैं लिख देता हूँ हर कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8, तो नंबर ऑफ एटम कितने हुए? 1 एटम, ठीक है। बॉडी में 1 एटम, बॉडी में तो एक ही एटम रहता है। आपके फेस पे 6 फेसेज रहते हैं ना आपके क्यूब में, तो 6 फेसेज, हर एक फेस पे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ होता है। कितना हो गया? 3 एटम्स। कितना हो गया? 3 एटम्स हो गए हमारे। अब बताओ, x तुम्हारा 1 हो गया, y तुम्हारा 1 हो गया, z तुम्हारा 3 हो गया। इसको सिंपल कर लेते हैं, क्या हो जाता है? x y z में 3। कौन होगा? कौन होगा? ए। इस बार तो आपके अजीत सर हैं, पिछली बार बंटी सर ज़्यादा बाजी मार रहे थे, है ना? ज़्यादा मज़ा आता है ना। वो बायोलॉजी का तुमको कैप्सल, है ना, वो तुमको कैप्सल ज़्यादा असर करता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो। खासतौर से जो फर्स्ट यूनिट तुम्हारे है ना, बहुत सारे को मैंने देखा है। क्या पढ़ा रहे थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अरे वाह, क्या गजब का लाइक, गजब का कमेंट, क्या मज़ा आता है तुम लोग को। आएगा इसमें भी, ठीक है। चलो लगे रहो, हर एक वीडियो को देखो, हर एक सब्जेक्ट को देखो। तुम्हारे नीट में सब चाहिए ना। अकेले तुम्हारे बंटी सर 360 अपने पास रखते हैं, हमारा तो 180 है, डीके सर का तो 180 है। सोचो, मजे लो, ठीक है। चलिए, तुम्हारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। आया कि नहीं आया? अरे बोलो यार, बोलो। यस, आया। हम और एनर्जी के साथ पढ़ेंगे हर एक टॉपिक को, और फिर मैं आपको अगले लेक्चर में, हमारा लेक्चर 3 होगा, उसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल तो आप पढ़ लिए, अब इसमें और क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, आप उसका हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन तो आपने पढ़ लिया, उसको भी, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। ये सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, तो आपको मिस नहीं करना है, और हमारे वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाना है जिनको एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे भी आपको हमारे डायरेक्टर सर ने कहा कि हम जो एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब क्या है? सब का सब फ्री में है, फ्री में है। हम आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस एजुकेशन को हर ज़रूरतमंद के पास आप पहुंचाएं। करेंगे ना? प्रॉमिस? यस, करेंगे आप लोग। चलिए, अरे वाह, क्या बात है, आ गए। कर देता हूँ, आपकी ये भी फरमाइश में पूरी कर देता हूँ, है ना? आपका और मूड फ्रेश हो जाएगा, है ना? चलिए। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। जय हिंद।